नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमाऊत और आप हैं मेरे साथ टेली प्राइम की क्लास में, जहां आज अपन सीखने वाले हैं ग्रुप्स के बारे में। और आज की क्लास में अपन देखेंगे आपको ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, रीजनल सरप्लस, करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेज, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स आपको ये बता दिया था। इसके साथ ही करंट लाइबिलिटीज भी बता दी थी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन और सन्ड्री डेटर्स भी बता दिया था। अब आगे की क्लास अपन आज लेंगे। इससे पहले आपको यदि ऊपर का जो ग्रुप्स हैं इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप जो क्लास है वो आप जरूर देखें। इसमें ग्रुप्स, टैली के अंदर ग्रुप्स स्मार्ट आइडिया एजुकेशन चैनल के माध्यम से टाइप करके आप ले लीजिए। RSFA के नाम से, टैली के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ग्रुप्स की क्लास में। आगे देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज का मतलब क्या होता है, ये अपन सीख रहे हैं। ग्रुप्स, और ग्रुप्स होती है भैया कौन सी बही में किस प्रकार के लेन देन होते हैं, ये अपन सीख रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, और डायरेक्ट का मतलब सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष रूप पे जो खर्चे होते हैं वो सीधे सीधे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं क्या सर? बिल्कुल होते हैं। कैसे? जो अप्रत्यक्ष रूप से खर्च होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। सर ये क्या बात हुई, खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सर फिर तो इनकम भी दो प्रकार की होगी, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। बिल्कुल होती है, आगे ही ऑप्शन है जस्ट नीचे वाला देखो, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम्स इसके साथ साथ में ही दिया हुआ है, ये देखो। तो इस तरीके से अपन इसको समझेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो प्रोडक्शन पे सीधे रूप पे खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और बैकग्राउंड से या उसके अप्रत्यक्ष रूप से जो खर्चा होता है उसको अपन कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं या फिर किसी प्रकार से जैसे दुकान चला रहे हैं, तो वहाँ दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो सीधा सीधा खर्चा हो रहा है। कोई स्कूल चला रहे हैं तो कर्मचारियों पर जो खर्चा हो रहा है सीधा सीधा खर्चा हो रहा है। तो वो तो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मजदूरों का खर्चा है या किसी प्रकार का जो खर्चा है वो क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन उनकी सैलरी जो है वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गई, लेकिन उनको, उन मजदूरों को या कर्मचारियों को यदि अपन हवा खाने के लिए या फिर जो उनको चाय पानी के खर्चे के लिए या कोई कूलर पंखा लगा रखा है उन, तो उसके लिए चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी। और बिजली का जो खर्चा है वो काम कर रहे हैं कर्मचारी, और कर्मचारियों को खुश रखने के लिए अपन को थोड़ी, या शांत रखने के लिए, उनकी सुविधा के लिए अपन क्या कर रहे हैं? बिजली का खर्चा कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं या फिर जो और कोई छोटा मोटा खर्चा कर रहे हैं। तो उसको वो डायरेक्ट वे पे न होकर के इनडायरेक्ट वे पे होता है, तो उसको अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे स्कूल के अंदर टीचर की सैलरी एक तरह से क्या होती है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और चौक का खर्चा, दरी का खर्चा, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे मोटे जो खर्चे हैं, बिजली का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। झाड़ू पोछा लगाने वाले का, साफ सफाई कर्मचारी साफ सफाई के लिए अलग से झाड़ू लेके आ रहे हैं तो उस झाड़ू का खर्चा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो सीधे तौर पे खर्च होते हैं, प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे सीधे खर्चे होते हैं, उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। सेम इसी प्रकार से प्रोडक्शन पे जो खर्चा होता है, वो आय होती है, उसको डायरेक्ट इनकम कहते हैं। और प्रोडक्शन पे इनकम न हो करके और वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, उसे अपन कहेंगे इनडायरेक्ट इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, बच्चों की जो फीस होती है वो स्कूल के अंदर एक
डायरेक्ट इनकम के रूप में होती है। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे मान लो कि छोटे मोटे फीस है, या यूँ समझ लीजिए एग्ज़ाम फीस है, एग्ज़ाम फीस के नाम से ले लो, या और कोई वे पे कोई इनकम हो रही है या प्रोत्साहन के रूप में आ रही है। कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई करके और डॉक्टर इंजीनियर बन गया, उनके पेरेंट्स ने, उस स्टूडेंट ने संस्था को कोई डोनेट कर दिया या कोई कुछ राशि भेंट कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट वे पे हो गई। तो छोटे मोटे जो इनकम्स होती है एक तरह से वो क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट इनकम्स। और कोई कंपनीज के अंदर है या किसी भी प्रकार से जो ऐसी आय होती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। बीच में आपके एक ऑप्शन छोड़ रहे हैं, वो है, उसको ले लीजिए, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स है, एसेट्स, करंट एसेट्स आपको बताई थी, उसी समय मैंने फिक्स एसेट्स के बारे में भी बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। करंट एसेट्स चल संपत्तियां होती है, फिक्स एसेट्स अचल संपत्तियां होती है। तो जो भी व्यापार को चलाने के लिए खरीदी जाने वाली संपत्तियां होती हैं उनको फिक्स एसेट्स कहते हैं। जैसे कि व्यापार के लिए फैन है, चेयर है, टेबल है, स्टूल है, कोई व्हीकल है या शॉप है, लैंड है, वो सब फिक्स एसेट्स के अंदर आती है। तो इनसे रिलेटेड कोई लेन देन है, कुछ मान लो कि ऑफिस के लिए चेयर खरीदी, तो वो उसका उस एंट्री को लिखने के लिए उस वाउचर को सीधा ले जा करके अपन कौन से ग्रुप में डालेंगे, फिक्स एसेट्स वाले ग्रुप में। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट्स। यदि अपना कोई खर्चा है, इन्वेस्ट है कहीं दूसरी कंपनी में, कहीं अपने पास में मान लो 1 लाख रुपए की बचत है और वो 1 लाख रुपए कहीं दूसरी कंपनी में कहीं अपन इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके खाते इसमें, या कोई शेयर मार्केट में कर रहे हैं या किसी और कंपनी में कर रहे हैं, तो ऐसे में वो इन्वेस्टमेंट कहेगा, निवेश कहलाता है। लोन्स, लाइबिलिटीज, बैंक ओडी, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। आगे ऑप्शन जो दिया हुआ है, आगे का जो ग्रुप दिया हुआ है, लोन्स, लाइबिलिटीज, ये अपनी जिम्मेदारी है। लोन्स यानी कि किसी से ऋण लिया है तो उसको चुकाने की अपनी जिम्मेदारी है, तो उस लोन्स लाइबिलिटीज में जाता है। और उसमें 3 सब ग्रुप दिए हुए हैं, उसके 3 प्रकार दिए हुए हैं। बैंक ओडी, बैंक से जमा से ज़्यादा यदि अपन कोई धन निकाल लेते हैं तो उसके लिए भी कोई क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी हुई होती है, तो उसको बैंक ओडी के रूप में जानते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड से ले लिया तो वो बैंक ओडी हो गया, ओडी ओवरड्राफ्ट। सिक्योर्ड लोन, जैसे बैंक ओडी होती है तो उस बैंक ओडी को अपन कुछ समय पे चुकाना होता है, अपनी लाइबिलिटीज होती है। तो ऐसे खाते यदि कोई लेन देन हो रखा है तो उसकी एंट्री अपन को बैंक ओडी में करनी होगी। इसके बाद में सिक्योर्ड लोन, यदि कोई सशर्त लोन लिया जाता है, जैसे कोई व्हीकल के कागज रख करके, जमीन के कागज रख करके कोई लोन देता है, इट मीन्स बैंक आदि जो लोन देते हैं वो सिक्योर्ड लोन ही देते हैं, तो वो हो गए हैं सिक्योर्ड लोन। तो इस प्रकार का कोई लोन लिया हुआ हो, उसकी एंट्री करनी हो तो उसको अपन सिक्योर्ड लोन में डालेंगे। इसके बाद में अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन बिना किसी शर्त के कोई लोन लिए जाते हैं तो उनको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने साथी से किसी से कह दिया कि यार मैं 10-20 दिन बाद में आपको ये पेमेंट दे दूंगा, मुझे ज़रूरत है और आप दे दीजिए मुझे। तो मेरा काम निकाल लिया, 2 लाख 5 लाख रुपए किसी साथी के पास में, दोस्त के पास में थे, वो ले लिए और काम निकाल लिया, और 10-20 दिन बाद में अपने पास में वापस पेमेंट आया तो उसको वापस दे दिया। तो वो ऐसे, और उसके बदले में यदि मान लो कि 100-200 रुपये यदि वो इंटरेस्ट भी लेता है तो अपन इंटरेस्ट पे भी ले सकते हैं उसको। लेकिन इस प्रकार के जो लोन होते हैं उधार के, ये जिसको अपन कह सकते हैं सहयोग के दृष्टि से, जिनके लिए कोई शर्त नहीं होती है, वो बिना शर्त के लोन होते हैं, उनको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। इसमें एक बड़ी बात है, यहाँ सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में एक बड़ा अंतर भी है। क्या है? यदि कंपनी दिवालिया हो जाती है, क्या क्या क्या, एक बार फिर से सुनिए, यदि कंपनी दिवालिया हो जाती है, घाटे में चली जाती है, तो उस समय कंपनी की परिसंपत्तियों को बेच करके, कंपनी की परिसंपत्तियों को बेच करके, कंपनी की फिक्स एसेट्स को बेच करके सबसे पहले
सिक्योर्ड लोन को चुकता किया जाता है। यदि सिक्योर्ड लोन चूकने के बाद में, चुकता होने के बाद में यदि और फिक्स एसेट्स का पेमेंट बचता है तो ही अनसिक्योर्ड लोन को चुकता किया जाता है। यदि परिसंपत्तियों से सिक्योर्ड लोन पूरे नहीं होते हैं तो अनसिक्योर्ड लोन चुकाए नहीं जा सकते हैं। इट मीन्स यहाँ से वो बिल्कुल खाली हाथ ही रहना पड़ेगा, किसको? अनसिक्योर्ड लोन वालों को। इसलिए ये थोड़े से नुकसानदायक भी हो जाते हैं देने वालों के लिए। इसके बाद में आता मिक्स एक्सपेंसेस, एसेट्स, संपत्तियों के बारे में। मिक्स एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे जो भूले बिसरे खाते होते हैं या फिर जो है ना छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनके बारे में कोई जानकारी। मिस एक्सपेंसेज मिससेलेनियस कहते हैं, फुटकर खर्चे जिसको अपन 10 5 2 2 4 5 ऐसे में, तो ऐसे खर्चों को एक साथ करके अपन बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं कि ये चाय पानी का खर्चा है जिसमें बिस्किट खरीद लिए 2 रुपए का, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे मिला करके सारे दिन के अंदर जो है मान लो छोटे मोटे खर्चे हो गए, 10-20 कर्मचारियों का खर्चा हो गया, उसको मिला करके अपने ऑफिस एक्सपेंसेज बोल दो चाहे, या किसी प्रकार का अपना जेब खर्चा बोल दो। तो ऐसे जो एक्सपेंसेज होते हैं उनको मिस एक्सपेंसेज कहते हैं। फिर आता परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट मतलब खरीद के लिए जो परचेज अकाउंट होता है वो उसके खाते इस परचेज अकाउंट में ही खोले जाते हैं, इस ग्रुप के अंदर ही। और सेल्स का सेल्स में खोला जाता है। दोनों चीज़ आपके समझ में आ गई। यानी कि बेचने के लिए जो सेल्स अकाउंट होता है वो सेल्स की, बिक्री की जो बही है, बिक्री का जो ग्रुप है वो सेल्स अकाउंट है, और खरीद का जो ग्रुप है वो आपके सामने परचेज अकाउंट है। अब आपके लास्ट में आता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट होता है जो संदेहास्पद खाते होते हैं, यानी कि जिनके बारे में संदेह हो कि ये खाता जाएगा किस में, ये लेन देन, ये लेजर किस ग्रुप के अंदर जा करके खोलें, किस खाता बही में ले जा करके इसको लिखें, इसकी एंट्री कहाँ करें। यदि ऐसा डाउट है, डाउटफुल जो होते हैं उनको इसमें डाल दिया जाता है। जब याद होता है, क्लियर होता है, तो उस समय सस्पेंस अकाउंट में से वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये आपके ग्रुप्स हैं। और ग्रुप्स के बारे में और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। मेरे नंबर पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं यदि किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो। अब आगे की क्लास में अपन लेजर के बारे में देखेंगे। ये ग्रुप्स आपको मैंने बता दिए और अब आपको कुछ बेसिक जानकारियां बताई जाएगी, फिर अपन टैली वर्जन के ऊपर लौटेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर एक बार कर लीजिए। लाइक बटन भी दबा दीजिए, इसमें कोई खर्चा नहीं होता, मोटिवेशन मिलता है कि आपने लाइक किया है। धन्यवाद, थैंक यू।